सीएम धामी ने फोन पर करणदीप के पिता से की बात। करणदीप के लापता होने पर चिंता व्यक्त की। हर संभव सहायता और सहयोग का भरोसा दिलाया। केरल में इंजीनियर की आत्महत्या पर कांग्रेस का विरोध। युवा कांग्रेस ने आरएसएस ऑफिस का घेराव किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आरएसएस की छवि खराब करने की कोशिश। टिहरी की महिलाएं अपने काम से बन रही आत्मनिर्भर। गांव की महिलाएं ऊनी कपड़े बनाकर कमा रही आमदनी। गंगी और पिंसवाड़ा में महिलाओं का हुनर ला रहा बदलाव। देहरादून में शुरू हुई फ्री सखी कैब सेवा। परेड ग्राउंड से मिलेगी मुफ्त कैब सुविधा। ट्रैफिक जैम से राहत देगा सखी कैब का नया प्लान। सड़क पर पार्किंग नहीं, गाड़ी परेड ग्राउंड में होगी खड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज काशीपुर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आईजीएल हेलीपैड से काशीपुर पहुंचेंगे सीएम धामी और बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी संगठन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर जाएंगे और इसके लिए बीजेपी संगठन ने तमाम तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली हैं। बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। आईजीएल हेलीपैड से काशीपुर पहुंचेंगे सीएम धामी और उनके यहां पर आने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सोनू जैन जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी काशीपुर से। सोनू, क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं? यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि कितने बजे जो है वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर? जी, जैसे कि आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है और बहुत समय से बीजेपी कार्यालय की बहुत यहाँ पर मांग चलती आ रही थी और जिसके चलते आज वो शुभ दिन बीजेपी के कार्यालय का आ गया है और उसके लिए आज बीजेपी कार्यालय की तैयारी को लेकर आज यहाँ सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि आज आईजीएल पर जो है मुख्यमंत्री 1:30 बजे जो है पहुंचेंगे। उसके बाद उनके कुछ वहाँ प्रोग्राम है और 2:30 बजे जो है वो बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ के लिए वहां पहुंचेंगे और वहां कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम है जिसका मुख्यमंत्री द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल सोनू, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कौन कौन से कार्यक्रम हैं और क्या कुछ आयोजन जो है होने वाली हैं जिसके लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? जैसे कि आपको बता दें कि कुछ अधिकारियों की आज मुख्यमंत्री द्वारा मीटिंग भी लेनी है और जो बीजेपी का कार्यालय का आज शुभारंभ होना है उसमें आज जो उत्साह लोगों में देखा जा रहा है उसके लिए कुछ छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रोग्राम को भी आयोजन किया गया है। और मुख्यमंत्री की एक दिवाली के समय पर आने को देखकर जनता में भी एक बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है कि शायद मुख्यमंत्री काशीपुर आ रहे हैं, दिवाली का अवसर है। तो दिवाली के अवसर पर कोई ना कोई काशीपुर के लिए कोई सौगात या कोई जो है अच्छी सी हमें कोई सौगात मिलने वाली, ये भी काशीपुर की जनता में देखा जा रहा है। और वहीं अगर हम जो है कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का हर्षोल्लास, बहुत समय से जो है कार्यालय की मांग आ रही थी तो वो आज वो मांग पूरी होती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। वही देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट में जल्द विस्तार होना है, लगातार इसे लेकर बातचीत की जा रही है। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच चर्चा हुई है और कैबिनेट में अभी 5 पद जो है अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को सीएम धामी दिल्ली जा रहे हैं। ये महेंद्र भट्ट ने बताया। हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद जल्दी विस्तार होना है। देखिए, विस्तार को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। पहले कहा जा रहा था कि पितृपक्ष के आसपास ये होना है, पितृपक्ष जैसे ही बीत जाएंगे नवरात्र का मौका आएगा और अब ये कहा जा रहा है कि दिवाली के आसपास जो है ये विस्तार हो जाएगा। कुछ पद अभी भी खाली हैं उत्तराखंड कैबिनेट में और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही विस्तार होगा। हाईकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। और ज्यादा जानकारी के लिए शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी है मेरे साथ, मेरी सहयोगी। शुभांगी, लगातार उत्तराखंड विस्तार को लेकर बात हो रही है, अब क्या कोई पुख्ता जानकारी इस बाबत मिल पाई है? कब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, प्रदेश के अंदर लगातार ये सुगबुगाहट तेज होती नजर आती है कि अब कैबिनेट विस्तार होगा। पितृपक्ष के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि अब कैबिनेट विस्तार हो सकता है उसके नवरात्रों के बाद, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं की जा रही थी। अभी ये बात बताई जा रही है कि महेंद्र भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी और सीएम के बीच चर्चा हुई है और कल को सीएम जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी पुष्टि महेंद्र भट्ट ने करी है। और उनका ये कहना है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर उनके बीच चर्चा हुई है और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी केंद्र से तो सीधा कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त 5 कुर्सियां कैबिनेट में खाली चल रही है। इससे पहले 4 पद खाली थे और जब प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद से ये 5वीं कुर्सी भी खाली हो गई। ऐसे में विधायक भी लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब हमारा नंबर आएगा, कब क्या हमें मंत्री बनने का मौका मिलेगा। ऐसे में पहले से ही फीडबैक जो है वो केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है कि आखिर कौन सा विधायक कितना सक्रिय है पार्टी के अंदर, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसी उसकी छवि है, अभी तक ओवरऑल किस तरीके से एक योगदान दिया है उन्होंने पूरी पार्टी के अंदर, किस तरीके से विधायकी उन्होंने की है, तमाम चीजें जो है वो फीडबैक केंद्र तक पहुंचाया जा चुका है। कई सारे लोगों के नाम जो है वो चर्चाओं में रहे हैं। कुमाऊं, क्योंकि क्षेत्र भी देखना होता है, कुमाऊं गढ़वाल या किस तरीके से मैदानी क्षेत्र से आप किसको मंत्री बनाएंगे, ये समीकरण भी देखने होते हैं। तो तमाम फैक्टर्स को देखते हुए नाम तय किए गए हैं और चर्चा भी हो चुकी, क्योंकि अब सुगबुगाहट तेज हो। बिल्कुल शुभांगी, 17 अक्टूबर को जब सीएम धामी पहुंच रहे हैं दिल्ली, तो क्या ये समझे कि वो ताबूत में आखिरी कील यानी कि वो हाईकमान से झंडी उस वक्त उन्हें मिल जाएगी और फाइनली उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान हो पाएगा? बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी लगातार फीडबैक वहां पर जा रहा है और सीएम अगर वहां जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हैं और वहां से अगर हरी झंडी मिलती है तो उसके तुरंत बाद यहां कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा। 5 कुर्सियां खाली चल रही हैं, हो सकता है कि जो पुराने मंत्री हैं उनमें से भी किसी चेहरे को हटाकर नया चेहरा लाया जाए। तो अभी ये जो तमाम चर्चाएं लगातार संगठन के अंदर चल रही थी वो अब केंद्र तक पहुंचाई जा रही है और जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी यहाँ कैबिनेट विस्तार हो, दिवाली के बाद जो है ये कैबिनेट विस्तार की घोषणा की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। वही देखिए, सीएम धामी ने फोन पर करणदीप के पिता से भी बात की है, करणदीप के लापता होने पर चिंता व्यक्त की है और साथ साथ हर संभव सहायता और सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। सुरक्षित वापसी के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, इस बात का भी जिक्र किया है। मर्चेंट नेवी में कार्यरत उत्तराखंड निवासी करणदीप सिंह राणा लापता है लंबे वक्त से और ऐसे में उनके माता पिता जो है परेशान है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पिता से बात की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं करणदीप की, जो कि एकाएक अपने परिवार से बातचीत की और उसी शाम जो है, जैसे कि बताया है उनकी कंपनी ने, कि वो लापता हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिप से एकाएक वो कहां पर गायब हो गए। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, पेरेंट्स लगातार परेशान हैं। इस बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पेरेंट्स से बातचीत की है, विभागों से बातचीत की है और कहा है कि सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है कि सुरक्षित वापसी करणदीप की हो जाए। भरोसा दिलाया है हर संभव सहायता का, सहयोग का। इसके साथ साथ लापता होने पर चिंता व्यक्त की है और आपको पोस्ट भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिस पोस्ट के जरिए सीएम दफ्तर से बाकायदा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये साझा की गई है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने, पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से करणदीप के पिता से फोन पर बात की है इस संबंध में, और ये भी कहा है कि विदेश मंत्रालय से भी संबंध में बातचीत की गई है और वहां से भी आश्वासन जो है मिला है। केरल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और संघ पर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। वहीं इस प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल की घटना गलत है, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीति बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और हाल ही में इसके 100 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रमों से कांग्रेस परेशान है, इसीलिए वो संघ की छवि खराब करने के लिए ऐसे प्रदर्शन कर रही है। केरल के अंदर जो घटनाएं हुई है, हम उस घटना को उचित नहीं मानते हैं। हर राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है उन घटनाओं के दोषी को सजा दिलाती है और उसको राजनीतिक इशू बनाकर कांग्रेस के चर्चित करने का काम करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है, आज उसकी शाखाएं गाँवों में चली गई है। अभी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार के संघ के कार्यक्रम हुए, प्रदर्शन हुए, उसने कांग्रेस के अंदर बौखलाहट पैदा की है। उसी बौखलाहट का नतीजा कार्यालय पर प्रदर्शन है। उत्तराखंड में इस वक्त लोकायुक्त के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूपीए सरकार में 2005 में आरटीआई के घटान को याद किया और उसके महत्व को बताया। साथ ही बीजेपी पर जमकर बरसते हुए भी दिखाई दिए। उत्तराखंड का लोकायुक्त कार्यालय शायद देश का पहला ऐसा कार्यालय होगा जो बिना कामकाज के चल रहा है। न सिर्फ कार्यालय संचालित किया जा रहा है, बल्कि इस पर सालाना करीब 2 करोड़ रुपए वेतन आदि में खर्च भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिना काम खर्च का ये सिलसिला भी 1-2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 13 साल यानी कि 2013 से चल रहा है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए थे, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बिना ये कार्रवाई भी अधर में ही लटकी हुई है। उत्तराखंड में सरकार भले ही आम जनमानस तक कई मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रही हो, लेकिन लोकायुक्त में पिछले 13 सालों से लोकायुक्त का पद खाली है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड लोकायुक्त कार्यालय में बिना काम के ही 1 साल में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर दी जाती है। इस खर्चे का राज्य को क्या लाभ हुआ, इसका हिसाब भी नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये बात सिर्फ 1 साल की नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से करोड़ों खर्च का ये सिलसिला जारी है। उत्तराखंड प्रदेश में जो लोकायुक्त का गठन होना था, भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लेके आएंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक लोकायुक्त के बारे में चर्चा तक नहीं हो रही है। आज राज्य के अंदर इनके विधायक हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और प्रदेश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो उनके कोई काम नहीं होते, ना उनको न्याय मिलता है, और जो इनके खिलाफ बोलता है उन्हीं के पीछे ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, दुनिया भर की एजेंसियां लगा देते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। वहीं बीजेपी जल्द नियुक्ति की बात कह रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। एक कमेटी लोकायुक्त को लेकर गंभीर है, साथ ही बीजेपी जल्द नियुक्ति की बात कर रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोकायुक्त भी यहाँ पर बनेगा और सरकार इस पर अपना काम कर रही है और हमारी जो कमेटी है वो इस पर कहीं ना कहीं काम कर रही है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमें चलना है, क्योंकि सभी जनमानस को समान अधिकार के रूप में आना चाहिए। जो उनकी शिकायत है उनका निवारण होना चाहिए। जितने भी हमारे पोर्टल बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन पोर्टलों के माध्यम से सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ये सारी चीज़ें भी हो जाएं, क्योंकि सब अपनी अपनी एजेंसियों के हिसाब से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमें ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि लोकायुक्त भी हमारा बनेगा। बीजेपी की अगर माने तो राज्य सरकार जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन अक्टूबर 2025 तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अगर उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा हस्तक्षेप करता है तो नियुक्ति तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि कब तक प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह ऑर्डर दिया गया कि आप लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन वो आदेश नहीं माना गया। 2023 में उच्च न्यायालय की तरफ से 3 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करने की बात कही गई, लेकिन उस पर भी कुछ ना कुछ कहकर कुछ ना कुछ टालकर वो प्रगति आगे उस पर नहीं हो पाई और अब 2025 तक भी किसी भी ऑफिशियल घोषणा जो है वो नहीं की गई है लोकायुक्त के पद को लेकर। एक तरफ विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति करने से बच रही है, क्योंकि वे जानती है कि उनकी मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनके विधायकों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। यही कारण है कि सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करना चाहती है, केवल एक ढकोसला दिया जाता है कि हम जल्द ही इस पर काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार का कहना है कि ये प्रोसेस चल रहा है और जल्द ही इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में अर्बन नक्सल गैंग युवाओं के कंधे पर सवार होकर देवभूमि में अराजकता फैलाना चाहता है। सीएम ने कहा कि राज्य में विकास के कामों को रोकने के लिए अर्बन नक्सली गैंग राज्य का माहौल खराब करने की साजिश कर रहा है, लेकिन वो उन्हें सफल नहीं होने देंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर आग बबूला कांग्रेस ने सरकार पर तीखा निशाना साधा है। देवभूमि में अराजकता फैला रहे अर्बन नक्सली, सीएम धामी ने चेताया आग बबूला हुए कांग्रेसी। साजिश सफल नहीं होने देंगे, बोले मुख्यमंत्री। असफलता छुपाने को ऐसे बयान कांग्रेस बोली। उत्तराखंड में हाल ही में यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर काफी बवाल मचा। युवाओं के लगातार विरोध के बाद सीएम धामी के उनके बीच जाकर पेपर लीक की सीबीआई जांच के ऐलान के बाद ही युवा शांत हुए।
अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में अर्बन नक्सल गैंग युवाओं की आड़ लेकर अराजकता फैलाने की साजिश कर रहा है। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं की मांग मान ली तो जनता से नकारे गए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार झुक गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास के कामों को रोकने के लिए अर्बन नक्सल गैंग जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देकर राज्य का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उन्हें सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं, वो अब हमारे नौजवानों के, युवाओं के, बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं, सवार होकर जो है बरगलाना चाहते थे, यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते थे। और जब मैं वहां चला गया सारी बात खत्म हो गई। युवा भी उनको लगा कि भाई हमारे बीच में संवादहीनता हो गई, संवाद स्थापित हो गया, सारी बातें बन गई, तो मुझे कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोगों को कुछ करना पड़े। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार पेपर लीक पर लगाम तो लगा नहीं पाई और अपनी असफलता से ध्यान बटाने के लिए सीएम ऐसे बयान दे रहे हैं। अर्बन नक्सल गैंग के बारे में उनको मालूम है तो उनको ये भी मालूम होगा उस गिरोह का सरगना कौन है, उसमें सक्रिय सदस्य कौन है, कौन कौन से अपराध वो कर रहे हैं। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो मुख्यमंत्री जी आपने पेपर कैंसिल क्यों किया? अगर लीक नहीं हुआ था, अगर वहां पे गड़बड़ झाला नहीं हुआ था तो हाकम सिंह गिरफ्तार क्यों हुआ? अगर लीक नहीं हुआ था तो आपने सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों करी? सेल्फ कंट्राडिक्टरी, अपने आप की बात को खंडित करने वाले बयान मुख्यमंत्री जी के हैं। असलियत यह है कि राज्य की सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है, बेरोजगार नौजवानों का विश्वास उठ गया है। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बावजूद यूके SSSC पेपर लीक मामले से धामी सरकार की छवि को काफी धक्का लगा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में सीएम धामी ने विरोधियों को ये संदेश दिया है कि वे युवाओं की मांगों के आगे तो झुके हैं, विरोधियों के आगे नहीं। सीएम ने अर्बन नक्सल गैंग के जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को रोकने के लिए कुछ भी करने की चेतावनी से कड़ा संदेश दिया है। देखना होगा कि सीएम धामी अर्बन नक्सल गैंग पर लगाम के लिए क्या कदम उठाते हैं और सीएम की इस चेतावनी के बाद कथित अर्बन नक्सल गैंग अपने पैतरों से बाज आता है या आगे भी सरकार को ऐसे ही घेरना जारी रखता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून में ट्रैफिक की परेशानी कम करने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब लोग सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने के बजाय परेड ग्राउंड पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकेंगे। परेड ग्राउंड से शहर के 5 किलोमीटर के अंदर फ्री सखी कैब सेवा मिलेगी। शुरुआत में प्रशासन ने महिला समूह को 2 इलेक्ट्रिक कैब्स दी हैं। जल्द ही 8 और कैब जोड़ी जाएंगी। इस योजना की शुरुआत विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, डीएम सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह और सीडीओ अभिनव शाह ने मिलकर की है। उन्होंने परेड ग्राउंड से 2 नई कैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सुविधा से लोगों को ट्रैफिक जैम से राहत मिलेगी और महिलाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। ऑनरेबल सीएम द्वारा हमारी 3 मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। हमारी तीनों पार्किंग्स अभी पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 350 के स्लॉट्स डेवलप किए गए हैं। इनका जो यूएसपी है वो ये है कि एक तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल सिविल कंस्ट्रक्शन पार्किंग होती हैं उससे 3 गुना सस्ती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और बहुत कम समय में, अल्प समय में इनको इरेक्ट किया गया है।
त्योहारों के समय मिलावटी खाने की चीजों को रोकने के लिए एफडीए ने सख्त कदम उठाए हैं। एफडीए के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है जो रोज बाजारों में जाकर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी खाने की चीज में मिलावट पाई जाती है तो उसका सैंपल लेकर नष्ट कर दिया जाता है और मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। अब तक टीम ने 274 सैंपल लिए हैं जिनमें मिलावट पाए जाने पर 500 क्विंटल से ज्यादा पनीर, 680 किलो मिठाई और 500 किलो क्रीम नष्ट की गई है। एफडीए ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान त्योहारों के दौरान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री ही पहुंचे। तो एफडीए ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की है। जाहिर है त्योहारी सीजन है और ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो लगातार सक्रिय हैं। हर चीज में मिलावट की जा रही है, खाने की सामग्री में मिलावट की जा रही है, दूध, क्रीम, खोया, मावा, मिठाइयों में, यानी कहीं ना कहीं मिठाई के बहाने मीठा जहर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देखेंगे त्योहारी सीजन भी है या उससे पहले भी नवरात्र चल रहे थे, तो हमने अपनी क्यूआरटी टीम बनाई हुई है जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हमने कहा है, वो रेगुलर बेसिस पे जांच कर रही है। किसी भी तरह की कोई मिलावट खाद्य पदार्थों में ना हो, इसके लिए हमने उनको बिल्कुल निर्देशित किया हुआ है कि कहीं पर भी कुछ भी अगर इस तरह की चीज़ें आती तो उसको तुरंत नष्ट करें और सैम्पलिंग उसके करें, और जो भी व्यक्ति इस तरह के क्रियाकलापों में लगा हुआ है उसके खिलाफ अपने एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें। सीएम धामी ने कहा कि चौखुटिया में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है कि चौखुटिया अस्पताल में सेवाओं को जनभावनाओं के अनुसार सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाए। सरकार ने चौखुटिया के 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड वाले उप जिला अस्पताल में बदलने की घोषणा की है। फिलहाल अस्पताल में 30 बेड हैं और यहां रोजाना 150 से 200 मरीज ओपीडी में इलाज कराने आते हैं। अस्पताल में इस समय 7 डॉक्टर हैं जिनमें 3 महिला और 4 पुरुष डॉक्टर शामिल हैं। एक डेंटल डॉक्टर भी है। लोगों को विशेषज्ञ सेवाएं देने के लिए अल्मोड़ा और रानीखेत से डॉक्टर्स की टीम हफ्ते में 3 दिन चौखुटिया आती है। अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डेंटल चेयर और 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही चंदन डायग्नोस्टिक्स की ओर से रोजाना 70 से 80 जांच मुफ्त की जा रही हैं। सीएम ने कहा कि सरकार लोगों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। टिहरी के गंगी पिंसवाड़ जैसे गांव में महिलाएं अब अपने काम से खुद कमाई कर रही हैं। ये महिलाएं ऊन से स्वेटर, टोपी और अन्य गर्म कपड़े बनाती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। सरकार और प्रशासन भी महिलाओं की मदद के लिए योजनाएं गांव तक पहुंचा रहे हैं ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। गंगी जैसे ठंडे इलाकों में सर्दी के दिनों में यही ऊनी कपड़े सबसे ज्यादा काम आते हैं। महिलाएं अपने हाथों से बने इन कपड़ों से न सिर्फ ठंड से बचती हैं बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधार रही हैं। एक ट्रेनिंग आई थी, अभी बचा नहीं आई, एक ही ट्रेनिंग हुई वहाँ से। और पहली काफ़ी सारा वुलन का जो काम होता था और उसका एक्सपोर्ट भी होता था। उसमें यह है कि वुलन की क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करने के लिए टाइमली हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग करवाते हैं और बहुत सारे अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फाइन क्वालिटी करने के लिए हमारा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड का जो प्रमोशन किया था, उसमें पर्पज़ यही था कि ब्रांड को भी बढ़ावा देना है, प्लस जो हमारे उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को इंश्योर करना है। उसी के चलते हुए हमारे यहाँ पे हमारे ग्राम्य विकास की टीम भी उसमें काम कर रही है, जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ना केवल ये तो सिर्फ ऊनी वस्त्रों की बात है, टिहरी जनपद की यदि मैं मुख्यतः बात करूं तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि हमारे एरोमेटिक और हर्बल प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है। उसको देखते हुए अभी हमने टिहरी में हम लोगों ने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं जिसमें हम लोग एरोमेटिक प्लांट्स, लैवेंडर जैसे कि उस पर काम कर रहे हैं। क्लस्टर मोड में काम करके हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाएंगे। टिहरी में तपोवन के होटल कारोबारियों ने जिला विकास प्राधिकरण टिहरी पर पक्षपात और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। व्यवसायियों का कहना है कि प्राधिकरण छोटे होटल मालिकों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बड़े और प्रभावशाली लोगों को छूट दे रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर 3 से 4 मंजिला की इमारतों को सील किया जा रहा है, जबकि कई जगहों पर 10 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। संदीप भंडारी और लेखराज भंडारी ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों का उत्पीड़न हो रहा है। दिक्कत ये है कि जो बड़े लोग हैं उनकी कई मंजिलें इमारत यहाँ पे बनी हुई हैं। मेरे बगल में देख लीजिए, कोई गोयल साहब है, उनकी 6वां लेंटर पड़ चुका है, 7वां लेंटर पड़ चुका है, 2+1 का नक्शा पास है उनका।
और गरीब आदमी एक ईंट नहीं रख सकता। मैं ये कहता हूं कि ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक लग्जरी शोरूम है, जिससे जैसे कार का शोरूम होता है वहां तो कस्टमर खुद जाता है, लेकिन ये शोरूम वाले खुद कस्टमर बनाते हैं और कस्टमर को जो। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।